नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के मैथ्स के क्वेश्चनों का L2 में एक सॉल्यूशन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन था कि त्रिभुज के लिए सदैव सत्य कथन होगा। त्रिभुज के लिए ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा? त्रिभुज के सभी कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। जरूरी नहीं त्रिभुज के सभी कोण सदैव न्यून कोण हो। किसी त्रिभुज में कोण समकोण भी हो जाता है बंधु, कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगला कह रहा है कि एक कोण सदैव अधिक कोण होता है। ये बात भी कोई जरूरी नहीं होता है एक कोण सदैव अधिक कोण होता है। बताओ इस त्रिभुज में कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल है क्या? नहीं है। कोई भी एक कोण अधिक कोण हो कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, एक कोण सदैव समकोण होता है, ये स्टेटमेंट भी जरूरी नहीं है। ठीक है, कम से कम दो कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, ये त्रिभुज के लिए कथन सही है। देखो उदाहरण से समझ लो आप, उदाहरण से ऐसे समझना बंधु कि दो कोण सदैव न्यून कोण तो डेफिनेटली होंगे। समझ गए? दो कोण तो सदैव न्यून कोण डेफिनेटली होंगे, और वो कैसे होंगे आप देखना, इधर देखना। मैं कहूं ये त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का है, तो यहां तो दो कोण तो न्यून कोण मिल ही जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है, और तीसरा कितना है 60 डिग्री। दो कोण तो न्यून कोण है ही है। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा इस तरीके का कोई त्रिभुज हो, सपोज इस तरीके से एक कोण मैंने ले लिया मान लो 50 डिग्री, एक कोण ले लिया मैंने 70 डिग्री, और एक कोण ले लिया मैंने 60 डिग्री। तो यहां पे भी दो कोण तो न्यून कोण है ही है। ठीक है, हाँ जी। ये देख लीजिएगा, ये कोण ले लिया मैंने 150 डिग्री का। ठीक है, हाँ जी। ये ले लिया 20 डिग्री और ये ले लिया 10 डिग्री। आप देखो दो कोण तो हर त्रिभुज में न्यून कोण होते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट त्रिभुज के लिए हमेशा सत्य है। पहला गलत क्यों हुआ? सभी कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। बताओ इसमें सभी कोण न्यून कोण है क्या? इन दोनों में नहीं है। ठीक है, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है। बताओ इन तीनों में सदैव अधिक कोण एक मिल रहा है क्या? नहीं। एक कोण सदैव समकोण होता है, इन तीन में एक कोण समकोण है क्या? नहीं। इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र परिकेंद्र लंब केंद्र क्या होते हैं? बंधु आ चुका है ये यूपी टेट में प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक बात लिखाई है कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। यहीं पे इसका अंतः केंद्र होता है, इसी जगह इसका अंतः केंद्र होता है, इसी जगह इसका परिकेंद्र होता है। ठीक है, इसी जगह इसका लंब केंद्र होता है, और इसी जगह इसका होता है मेरे बंधु केंद्रक। क्या होता है? इसी जगह एक होता है केंद्रक। ठीक है, ये लो साहब, सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु का मतलब सहचक्रीय नहीं साहब। ठीक है, हाँ जी। सहरेख नहीं साहब, एक ही रेखा में नहीं, एक ही जगह होते हैं, इसको संपाती बोलते हैं। एक दूसरे के ऊपर होते हैं, आच्छादित होते हैं, संपाती होते हैं, आच्छादित भी बोल सकता हूं इसको। एक दूसरे पर एक ही जगह होते हैं सभी केंद्र। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सिंपल प्रश्न पूछा था, केंद्र कूच से लेके केंद्र के अंतः केंद्र परिकेंद्र लंब केंद्र, इन पे बेस्ट। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? बंधु सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर तीन ही होते हैं, मीन, मोड और मीडियन। ये जो रेंज होती है ये सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं होती, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक मैथमेटिकल मीन होता है जिसमें अपन ने पढ़ा था मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, और एक होता है पोजिशनल मीन। और जो पोजिशनल मीन होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होती है मीडियन माध्यिका और एक होता है मोडे बहुलक। ये पोजिशनल मीन होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अपन कह सकते हैं जो माध्य है, माध्य है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मैथमेटिकल मीन है। कौन सा है? मैथमेटिकल मीन है। ये कौन सा है? पोजिशनल है। कौन सा है? पोजिशनल। और बहुलक भी कौन सा है? पोजिशनल मीन है। लेकिन इतना कह सकते हैं भाई सभी के सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जरूर है। तो आपको पूछ ले निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य है, तब तो माध्य होगा। स्थैतिक माध्य पूछ ले तब ये दोनों होंगे नीचे वाले। और अगर आपको पूछ ले केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा है, तो तीनों हैं, ये नहीं है। आपको पूछ ले केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उत्तम माप कौन सा है, तब कौन होगा? माध्य होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने सबसे नजदीकी कोण का 2/3 है। समांतर चतुर्भुज में एक कोण अपने सबसे नजदीकी कोण का, समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। ये कोण थीटा है ना, तो वो सामने वाला भी क्या होगा? थीटा। हाँ जी। ये आसन कोण, एक ही भुजा पर बने हुए दो कोणों का योग 180 होता है।
तो 180 माइनस थीटा हो गया। ये प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने सबसे नजदीकी कोण का दो तिहाई है। एक कोण में ले लेता हूं कोण थीटा, अब थीटा का सबसे नजदीकी ये दोनों ही है, और एक कोण अपने सबसे नजदीकी कोण का, सबसे नजदीकी कोण है 180 माइनस थीटा का, 180 माइनस थीटा का दो तिहाई है 2/3, वज्र गुणा कर दो, 3 थीटा बराबर आ जाएगा 180 का दुगुना होता है 360 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक बात है, 2 थीटा इधर 3 थीटा में जुड़ेगा तो 5 थीटा बराबर कितना आ गया 360 डिग्री, और थीटा बराबर आ गया 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। थीटा बराबर 72 डिग्री आ गया, ये 72 डिग्री आ गया तो वो भी कितना होगा 72 डिग्री होगा। ठीक है, हाँ जी, ये कोण कितना होगा 108 डिग्री होगा, और ये कोण कितना होगा 108 डिग्री। क्या पूछना चाह रहा है प्रश्न, प्रश्न ये पूछ रहा है चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का न्यूनतम कोण कितना है, तो न्यूनतम कोण तो बंधु यहां पे कौन होगा 72 ही होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, बहुत प्यारा प्रश्न, रिस्की प्रश्न, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं, ये बंधु यूपी टेट में आ चुका है ये प्रश्न, गलती हो जाएगी इसमें और क्या होगी मैं बताऊंगा। किसी चतुर्भुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमागत मिलाएं तो 4 त्रिभुज बनते हैं, उनमें से प्रत्येक, पहले मैं इसकी डिटेल से आपको इसको समझाता हूं। बंधु आपने जहां भी ज्योमेट्री में थेल्स प्रमेय पढ़ी, थेल्स प्रमेय में एक मध्य बिंदु प्रमेय आती है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये वाला है। मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु को मिला रहा है, इसका मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, तीसरी भुजा का हमेशा क्या होता है आधा होता है, क्या होता है आधा होता है। ठीक बात है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, कितनी बातें सुनी थी आपने कि अगर ये समांतर हैं, समांतर हैं तो ये इनको बराबर अनुपात में विभाजित करेगी, और समांतर हैं तो वो समथिंग अपॉन कंप्लीट वाली बात, ठीक बात है, हाँ जी। और मध्य बिंदु वाली बात क्या थी कि अगर इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो ये इससे आधी होगी, ठीक बात है। ओके, ये तो डिटेल बात थी। अब मैं आ जाता हूं वापस इस प्रश्न पे, प्रश्न पे मैं 3 त्रिभुज लेके समझाता हूं आपको। ये एक त्रिभुज है बंधु, इस त्रिभुज में प्रत्येक भुजा में 8-8 सेंटीमीटर की, मान लो कितने कितने की 8-8 की। अब मैं इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाऊंगा, और तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाऊंगा तो बताओ इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाऊंगा तो ये रेखाखंड कितना होगा, उससे 8 का आधा कितना होगा 4, और इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाऊंगा तो उस 8 का आधा ये कितना होगा 4, और इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाऊंगा तो 8 का आधा 4 होगा। और आपको ये भी पता है कि ये मध्य बिंदु है तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। अपन कह सकते हैं कि चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हाँ जी, दूसरी बात आप कह सकते हो कि सर समबाहु त्रिभुज के लिए क्यों लिया, आप विषम बाहु त्रिभुज के लिए ले लो। बंधु इस भुजा को 10 ले लूं, इसको 12 ले लूं और इसको 8 ले लूं, रेंडमली जो भी मान लेने हैं। इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाऊंगा तो बताओ ये ऊपर वाला रेखाखंड 8 का आधा कितना होगा 4, इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाऊंगा तो 12 का आधा 6, और ये इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाऊंगा 10 का आधा 5, 12 का आधा था तो 6 6, 8 का आधा है तो 4 4, और बताओ 10 का आधा है तो कितना 5 5। ये चारों त्रिभुज देख लो सर्वांगसम हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ले लिया, विषम बाहु त्रिभुज ले लिया, समद्विबाहु त्रिभुज भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो कोई भी दो भुजाएं बराबर ले लो, और दो भुजाएं बराबर ले लो तो इनको तो ले लो 10-10 सेंटीमीटर, और इनको ले लो, सॉरी इनको एक ही पैटर्न में लिख देता हूं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो इनको तो मैं ले लेता हूं 10-10, ठीक है, और इसको ले लेता हूं मैं 12। मेरी बात सुनना आप, इसमें जो तीनों दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाऊंगा तो 12 का आधा 6 होगा, और ये 10 का आधा कितना होगा 5 होगा, और ये इस इधर वाले 10 का आधा कितना होगा 5। लेंथ पर मत जाओ, आप डेटा पर जाओ, तो ये 5-5 हो जाएगा, और ये भी 5-5 हो जाएगा, और बंधु ये हो जाएगा कितना 6-6। आप एक चीज देखना कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहां से। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमागत मिलाने से ये जो 4 त्रिभुज बनते हैं, 4 त्रिभुज बनते हैं। यहाँ पे कितने त्रिभुज बनते हैं 4 त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इसमें भी 4 बन रहे हैं, एक ये, दूसरा ये,
तीसरा ये और चौथा ये। इसमें भी चार बन रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो प्रश्न पहला तो यह आ सकता है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमागत मिलाने से बनने वाले चारों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो वह त्रिभुज कैसा होगा? बंधु समबाहु त्रिभुज के लिए भी लागू होती है ये। चारों त्रिभुज सर्वांगसम है, 4 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 4। चारों त्रिभुज छोटे वाले चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हाँ जी, चारों त्रिभुज 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6, चारों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। हाँ जी, 5 4 6 5 4 6 और 5 4 6 और इधर भी 5 4 6। इसका मतलब कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, प्रत्येक त्रिभुज में जिन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। पहली बात तो ये सही है, ठीक है, लेकिन ये बात ले डूबेगी इस प्रश्न को। हाँ जी, फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यहां पे पड़ी है, और वो क्या पड़ी है सुनना। वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो चार त्रिभुज बनते हैं, उनमें से प्रत्येक, अब सुनना, उनमें से प्रत्येक त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम तो होते हैं, लेकिन इसने पूछना क्या चाहा है उसको टारगेट बनाओ आप। ये कह रहा है कि प्रत्येक मूल त्रिभुज के सर्वांगसम होता है। कहां से हो जाएगा भाई प्रत्येक मूल त्रिभुज के सर्वांगसम? ये चारों आपस में छोटे छोटे सर्वांगसम होते हैं, प्रत्येक मूल त्रिभुज के सर्वांगसम नहीं होगा, ये बात गलत है। और कई मोटा मोटा पढ़ेंगे, सर ने बताया था सर्वांगसम होते, चारों सर्वांगसम होते हैं, लेकिन मूल त्रिभुज के सर्वांगसम होते हैं क्या? मूल त्रिभुज मतलब वो बड़े वाले के सर्वांगसम छोटे वाला होता है क्या? नहीं होता, ये तो बात बिल्कुल गलत है। समबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज ही होगा, कोई जरूरी तो नहीं है समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। बन रहा है क्या यहाँ पे? प्रत्येक समबाहु, उनमें से प्रत्येक समबाहु त्रिभुज 5 5 और 6, ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। हाँ जी, मूल त्रिभुज के समरूप होगा, ये राइट आंसर होगा। मूल त्रिभुज के सब समरूप है, बताऊं क्यों? मूल त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है वही आपके इसकी छोटे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। कैसे? कि 10:8:12 को काट के लिखोगे, 2 से 5 4 और एक कितना 6, तो ये 5 4 6 हो गया। ठीक है, आप कह सकते हो कि 10/8 बराबर होता है 5/4, और ये रहा 5/4, इस प्रकार से। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। बहुत ही गजब का प्रश्न है। अब आपको ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कोई जरूरी नहीं है। यहां तो समद्विबाहु है, लेकिन यहां तो विषमबाहु भी बन रहा है प्रत्येक त्रिभुज, इसका मतलब राइट आंसर सी होगा। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमागत मिलाने से बनने वाले चारों त्रिभुज खुद आपस में चारों भाई क्या होते हैं? सर्वांगसम। लेकिन मूल त्रिभुज के प्रत्येक क्या लगता है? मूल त्रिभुज का प्रत्येक क्या लगता है? समरूप लगता है। क्या लगता है? समरूप लगता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा, बातें दो क्लियर हो रही है। तो टेस्ट देने की इंपॉर्टेंस क्या है और एग्जाम में छपेंगे हूबहू क्वेश्चन में, ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये बंधु बहुत ही प्यारे प्रश्न, और ये फिर बता रहा हूं मैं आपको इस मंच से, ये कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में, और वो भी ग्रेड 3 के लाइक एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। कोई पटवारी में आए हुए प्रश्न नहीं है, ग्राम सेवक में आए हुए प्रश्न नहीं है, सेम टू सेम उन्हीं एग्जामों में जिनकी आप तैयारी कर रहे हो। तो प्रयास एजू हब की ये जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज है, इनके प्रश्नों का अवलोकन जरूर कर लेना आप। ठीक बात है, प्रश्नों का अवलोकन कर लेना, क्योंकि प्रश्नों का अवलोकन करने से आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, भले ही इसके इर्द गिर्द कोई पूछे तो क्या दिक्कत है। एक सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है, एक सिक्के का व्यास, तो ये पीछे वाला प्रश्न आपको ये बता रहा था कि आपको जो थियरी है उसको बहुत ही ढंग से रिवीजन करके टेस्ट देने आना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, एग्जाम में फुली फोकस करके पेपर को अटेम्प्ट करना है। हाँ जी, एक सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है। यदि इसी प्रकार के 4 सिक्कों को एक मेज पर रख दिया जाए तो प्रत्येक सिक्के का किनारा अन्य 2 के किनारों को छूता है, बिल्कुल छूता है। उनके बीच खाली स्थान का क्षेत्रफल बताओ। उनके बीच खाली स्थान का आपको क्या पूछा है बंधु? क्षेत्रफल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। 2 सेंटीमीटर वाले 4 सिक्के, व्यास वाले 4 सिक्के, एक सिक्का, ये सिक्का है, दूसरा सिक्का मैं और ले लेता हूं बंधु, ये है, ठीक है। ये समान समान से सिक्के हैं, ओके, ये एक दूसरे को छूते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हाँ जी, ये नीचे ले लेता हूं ये सिक्का, हाँ जी, और ये नीचे ले लेता हूं मैं, देखो ये सिक्का, ये 4 सिक्के एक दूसरे को छूते हैं, ऐसे 4 सिक्के एक दूसरे को छू रहे हैं, ये लो।
प्रत्येक का व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। कितना है 2 सेंटीमीटर प्रत्येक का व्यास है मेरे बंधु। प्रत्येक का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो ये देखो प्रत्येक एक सिक्का अन्य दो को छू रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेज पर रखे हुए हैं, ठीक है। पर कह रहा है कि इनके बीच खाली स्थान का क्षेत्रफल बताओ। इनके बीच खाली स्थान यही तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है बंधु? इनके बीच खाली स्थान ये बन रहा है। इस खाली स्थान का आपको क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। खाली स्थान का क्षेत्रफल निकालने के लिए सुनना, आपको एक चीज चाहिए। चीज ये चाहिए कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखाएं चाहिए। आपको क्या चाहिए? केंद्रों को मिलाने वाली रेखाएं चाहिए। तो इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई बंधु, ठीक है। हाँ जी, और इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई आपके पास में, ठीक बात है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा यहां से हो जाएगी, ठीक है। इसको रोटेट कर देते हैं अपन, ये लो साहब, ठीक है। हाँ जी, तो कहने का मतलब है, सॉरी एक मिनट है, हाँ जी, ये लो, ये केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है। ये लो, इनको इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है ये, इस प्रकार से ये केंद्रों को मिलाने वाली रेखाएं हो गई, केंद्रों को मिलाने वाली रेखाएं हो गई। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला अगला ये इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा हो गई, ठीक बात है। हाँ जी, इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा खींच लेता हूं। इसके प्रत्येक का व्यास 2 सेंटीमीटर है बंधु। व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? एक 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 होगी त्रिज्या प्रत्येक वर्त की। प्रत्येक वर्त की त्रिज्या एक एक होगी, तो अल्टीमेटली ये वर्ग बन जाएगा। और ये कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो आपको ये इनके बीच खाली स्थान का क्षेत्रफल चाहिए, ये एरिया चाहिए आपको क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल चाहिए तो एक काम कर लो, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, रेड वाले का। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा 2 सेंटीमीटर है, 2 का स्क्वायर माइनस से 4 तिरछे खंडों का क्षेत्रफल घटा लो। 4 तिरछे खंडों का, तिरछे खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है? 1 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है? 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ओके, मेरे हिसाब से ये 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, माइनस 90 का भाग 360 में कितनी बार जाता है? 4 बार। 4 से 4 कट गया तो पाई ही आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता ही है। ये 4 माइनस 22 बट्टा कितना आ गया? 7। 7 चौके 28 में से 22 घटाओ, 6 बट्टा कितना आ गया? 7। तो 6/7 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से, ठीक है। छायांकित भाग शेडेड एरिया, जो मतलब या कह सकते हैं इसको ऑक्यूपाइड एरिया 4 सर्कल द्वारा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के अंतर्गत कोई वर्ग बनेगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वर्त है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई क्या है बंधु? वर्त है। और इसके अंतर्गत कोई वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है बंधु? इस वर्त के अंतर्गत कोई वर्ग बन रहा है। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये लो, ये वर्ग ऐसे बनेगा, ठीक बात है बंधु। ये इस प्रकार से एक वर्ग बनेगा, ठीक है। ये लो, ये वर्ग बनेगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में वर्ग बनेगा। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि वर्त की त्रिज्या 8 है, वर्त की त्रिज्या 8 है, मतलब ये वर्त के लिए ये कितनी है? 8 है। तो ये वर्ग के लिए कितना हो जाएगा? ये वर्ग के लिए त्रिज्या इधर 8 है तो इधर भी 8। तो वर्ग का विकिरण, वर्ग का विकिरण होता है √2 गुणा भुजा। वर्ग का विकिरण √2 गुणा भुजा होता है, बराबर कितना है? 16। तो इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ गई? भुजा आ गई 16 बट्टे कितना? √2, ठीक है। हाँ जी, अब ये आगे क्या पूछना चाह रहा है? कह रहा है अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो बंधु बताओ, 16 बटे √2 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। एक बार 2 दूनी 4, 2 8 16, 128। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लंबवर्तीय बेलन और एक गोले की त्रिज्याएं बराबर है। एक लंबवर्तीय बेलन है मेरे बंधु, एक तो लंबवर्तीय बेलन है और एक क्या है? स्पीयर है, गोलक है। इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। लंबवर्तीय बेलन और गोले की त्रिज्याएं बराबर है। बेलन की त्रिज्या r है तो गोले की त्रिज्या भी क्या है? r है। ओके, ये क्या बोल रहा है अगला? कि आयतन बराबर है, वॉल्यूम भी बराबर है, अर्थात बेलन का आयतन और गोले का आयतन आपस में क्या है? बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि बेलन का आयतन, किसका आयतन? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर किसका आयतन होगा? गोले का आयतन। ये इसने कह रखा है, गोले का आयतन।
बंधु एक बात बताना, बेलन की ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई h होगी और गोले की ऊंचाई क्या होती है? 2r होती है। क्या होती है? 2r गोले की क्या होती है? ऊंचाई। ये क्या बोल रहा है अगला? ये अगला ये बोल रहा है कि लंबवर्तीय बेलन और गोले की त्रिज्या बराबर है, आयतन बराबर है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। बंधु पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा आपको। आयतन बराबर है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, होता है कि नहीं होता है? बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब में आर स्क्वायर इंटू आर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। ओके, और ये h को 3 से गुणा कर दिया तो 3h बराबर कितना आर आ गया? 4r आ गया। इसका मतलब बेलन की ऊंचाई और जो गोले की त्रिज्या है उनका अनुपात कितना आ गया? 4 अनुपात कितना? 3। ओके, तो बेलन की त्रिज्या यही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। बताओ बंधु बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। ओके, हाँ जी। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहां से मुझे एक बात बताओ, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। तो ये बताओ आर का मान कितना है? आर का मान है आपके पास में 3, तो 3 गुणा 3 प्लस एच का मान कितना है? 4। ओके, अनुपात ये हो गया 2 गुणा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। हाँ जी, ये हो गया 7, 7 3 21 अनुपात, ये हो गया 9 दूनी कितना? 18। 3 का भाग 7 बार और 3 का भाग 6 बार, तो 7:6 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात इसने पूछा है। देन इसके बाद में अगला, केवल प्रकार और स्केल की सहायता से, बिना प्रोटेक्टर की सहायता से निम्नलिखित में से कौन सा कोण बनाया जा सकता है? बंधु प्रोटेक्टर किसको बोलते हैं? प्रोटेक्टर किसको बोलते हैं? जिसको अपन चांदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांदा जिसको आप बोलते हो, बचपन में जिसको चांदा आप बोलते हो, ये प्रोटेक्टर होता है, इस प्रकार का सा होता है, ठीक है, इसको अपन चांदा बोलते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में, ये तो चांदा होता है जिसमें ऐसे डिग्री में कोण लिखे हुए होते थे ऐसे, इसको तो बोलते हैं प्रोटेक्टर। ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजी आ सकती है शिक्षक भर्ती में। प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? चांदे के बारे में कोई बात पूछे तो प्रोटेक्टर शब्द आ सकता है। स्केल को बंधु रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। ये रूलर होता है, ठीक है, हाँ जी, ये इस प्रकार की होती है ये, ठीक है, इस प्रकार की होती है स्केल, ठीक है। स्केल पर ऐसे 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 लिखे हुए होते हैं, ठीक है, इसको बोली जाती है स्केल। ठीक बात है, ये स्केल शब्द लिखते हैं, बाकी रूलर बोलते हैं इसको, ठीक है, हाँ जी। तो ये इनके वर्ड्स ध्यान रखना, ठीक है। ये कह रहा है केवल प्रकार और स्केल की सहायता से कौन सा कोण बनाया जा सकता है? बंधु देखो 90 डिग्री का कोण है ना, वो प्रकार और स्केल की सहायता से बनाया जा सकता है। कैसे? आप सुन लेना मेरी बात, कैसे बनाया जा सकता है आप कहोगे। देखो बंधु पहली बात तो ये है कि स्केल की सहायता से पहले एक रेखाखंड खींच सकते हो। क्या खींच सकते हो? एक रेखाखंड खींच सकते हो। ये रेखाखंड खींचने के बाद में आपको एक चाप काटना है, क्योंकि प्रकार तो आपके पास में है ही, चांदा नहीं लेना है, चांदे से तो सारे ही बन जाएंगे। तो बताओ बंधु, एक चाप काटना, और वो चाप मैंने सपोज ऐसे काट दिया, ये सही नहीं बना, चाप काट दिया, ये चाप काट देंगे आप इससे। प्रकार की सहायता से प्रकार को यहां रखते हुए ऐसे एक चाप काट देंगे, ये लो एक चाप काट दिया। ये चाप काटने के बाद में एक यहां से काटेंगे चाप, ठीक है, काट दिया। फिर एक चाप आप देखो, थोड़ा ढंग से बना लेता हूं बंधु, एक रेखाखंड खींच लेंगे, फिर इसके बाद में एक चाप काटेंगे प्रकार की सहायता से, काट दिया। चाप काटने के बाद में एक चाप इस बिंदु पर रखकर प्रकार से यहां काटेंगे, दूसरा चाप इस बिंदु पर रख के यहां काटेंगे। इन दोनों बिंदुओं पर प्रकार को रख के दो चाप काट देंगे ऐसे, और ये दोनों चाप जहां से मिलेंगे मेरे बंधु, ये 90 डिग्री का क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी ज्योमेट्री की, ज्यामिति की बात है, थोड़ी सी आप समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। कोई कहेगा सर ये तो इधर बन गया, इधर नहीं बनेगा, ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर बनेगा, ठीक बात है। इस प्रकार से तो 90 डिग्री का कोण है वो प्रकार और स्केल की सहायता से बनाया जा सकता है विदाउट प्रोटेक्टर, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में अगली बात क्या आती है? एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है।
L प्लस बी प्लस एच कितना है बंधु 19 है, ठीक है। और कहा है कि घनाभ के विकिरण की लंबाई 13 है। विकिरण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये दे रखा आपको 13। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हाँ जी, इसका मान आपसे पूछा है। तो एक आइडेंटिटी होती है, वो सर्वसमीका ही इसको सोल्व करती है इस प्रश्न को। तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बंधु, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है कि नहीं होता है। तो एल प्लस बी प्लस एच का मान कितना है आपके पास में 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बंधु संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 361 में से 169 माइनस कर दो। 11 में से 9 गया बंधु, कितना बचा 2। 5 में से 6 गया तो 15 में से 6 गया तो कितना बचा, फिर 9 बचा। और 2 में से 1 गया 1, 192 इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला एक समचतुर्भुज है तब। बंधु समचतुर्भुज की भुजा और विकिरणों में संबंध क्या होता है, इस विकिरण को मैं D1 बोल दूं और इस विकिरण को D2 बोल दूं। समचतुर्भुज के विकिरण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये लो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसकी प्रत्येक भुजा A है तो इसमें एक संबंध होता है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। इसी संबंध को आपको घुमाकर पूछा है, इस पे प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में और इस संबंध को ही पूछ लिया। तो D1 क्या है, D1 है मेरे पास में AC, तो AC का स्क्वायर प्लस D2 क्या है BD का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको, तो 4AB स्क्वायर आएगा पहली बात तो, ठीक है। और ये AC 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 है, BD 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 है, सब में AC BD AC BD AC BD दे रखे, बट 4A स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4A स्क्वायर के। ओके, आकृति में त्रिभुज दिया हुआ है, कोण की माप पूछी है, डिग्री में पूछी है, डिग्री में कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ बंधु इससे सिंपल कोई प्रश्न होगा क्या आपके लिए, बड़ा बड़ा बैलेंस है। आकृति में ABC एक त्रिभुज है, ठीक बात है। ये कह रहा है ABD की माप क्या होगी। मेरे बंधु एक बात बता, इस कोण का मान कितना होगा, ये रेखिक युग्म कोण है, दोनों का योग कितना होता है 180। 180 में 100 तो गया, 80 में से 19 घटा लो, 80 में से 19 घटाओगे तो 61 बचेगा, कितना बचेगा 61, ठीक है। हाँ जी, अब इस कोण का मान चाहिए तो मेरे बंधु बता इसके तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा 180। 180 में से अपन इन दो कोणों का योग घटा लें, इनका कितना होगा 123, कितना होगा 60 60 120 होता है, 2 और 1 3 123। बताओ बंधु 3 घटाऊंगा 10 में से तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, 57 डिग्री 57 डिग्री कौन से ऑप्शन में सी, ऊपर लिख रखा है डिग्री में तो 57 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति के लिए असत्य कथन है जबकि, देखो प्रश्न क्या है, गजब का प्रश्न है, ठीक है। दी गई आकृति के लिए असत्य कथन है, इस प्रश्न को हैंडल करना है तो आपको बहुत ही माइंड को संतुलित रखना पड़ेगा और कुछ मोटा मोटा हिंट देख के उत्तर देना पड़ेगा, वरना तो ज्यादा डिटेल में फंस जाओगे आप, ठीक है। दी गई आकृति के लिए गलत कथन है जबकि OE लंबवत है BD पर, OE लंबवत है BD पर, ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि COD न्यून कोण है, COD न्यून कोण है, ये COD मतलब ये न्यून कोण है, ये इधर की तरफ नहीं है, उधर की तरफ झुकाव है इसका, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि गलत कथन बता दो। गलत कथन बताना है तो बंधु मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। ये कह रहा है कि AOB और AOE आसन्न अनुपूरक कोणों का केवल एक युग्म बना हुआ है। आसन अनुपूरक, अनुपूरक कौन से होते हैं, अनुपूरक पूरक को ही कहते हैं। इनका दूसरा नाम कोटि पूरक भी होता है, क्या होता है कोटि पूरक भी होता है, इनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो बताओ बंधु ऐसे कोण जिनका योग, कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये क्या बोल रहा है प्रश्न, प्रश्न ये बोल रहा है कि AOB, AOB की तरफ चलो बंधु, AOB ये पड़ा AO और B, AOB तो ये रहा और कह रहा है कि AOE, AO और E ये रहे, ये रहे।
बंधु बताओ ये क्या बोल रहा है, इन दोनों कोणों के बारे में बोल रहा है कि ये आसन कोण है। बिल्कुल ये बात सही है, आसन कोण है। आसन कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, एक कोण क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है और इन दोनों कोणों का योग कितना है, इसका थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। दो कोणों का योग 90 होता है तो वो पूरक कोण होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे आपको क्या पता कि ये पूरा कोण 90 डिग्री, उधर 90 है तो इधर भी 90 है, ठीक बात है। ओके, तो बताओ ये तो बात क्या है, सत्य है। ये बात तो क्या है, ये बात तो सत्य हो गई। ये तो क्या हो गई बंधु, सत्य हो गई। फिर इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, अब इसको तो मिटा इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। आगे देखो, आगे चलते हैं। अगली बात इसने ये बोली है कि ए बी ओ ई, बी ओ ई, चलो बी ओ ई का केवल एक युग्म बना हुआ है, उसके लिए दूसरी बात तो नहीं सोची आपने, कोई दूसरा भी है क्या आसन कोणों का युग्म जिसमें अनुयोग 90 हो रहा है। बंधु आसन कोणों का युग्म तो ये भी है, लेकिन योग 90 है या 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, ये 90 है, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगली बात करता हूं मैं, आसन कोणों का युग्म तो मेरे बंधु और भी है। आसन कोणों के युग्म तो ये भी है, लेकिन इनका योग कितना नहीं हो रहा है, 90 नहीं हो रहा है, ठीक है। आसन कोणों का युग्म यहां तो कोई बनेगा नहीं, नीचे बनेगा, लेकिन इनका योग 180 हो रहा है। मतलब आसन कोणों का केवल एक ही युग्म है जिनका योग कितना हो 90 डिग्री। दूसरी बात अगला देख लो, बीओई ईओडी, बीओई और ईओडी, बीओई ये रहा बीओई और ईओडी, ले भाई बीओई ईओडी आसन परिपूरक है। फिर आ गया बंधु, परिपूरक का मतलब होता है संपूरक। परिपूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक होता है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कह रहा है बीओई ये वाला इधर वाला और ईओडी समान। पहली बात तो दोनों क्या है, समान। बिल्कुल बात सत्य है। ये 90 डिग्री का है तो वो भी 90 डिग्री का है, समान। आसन कोण भी है, परिपूरक कोणों का केवल एक युग्म बना है। समान आसन परिपूरक कोण है, इसका भी एक ही युग्म है, ऐसा कोई दूसरा युग्म बता दो। आसन कोण तो हो जाएंगे लेकिन परिपूरक नहीं होगा, आसन कोण तो हो जाएंगे लेकिन परिपूरक नहीं होगा, और परिपूरक हो जाएगा तो बंधु समान नहीं होंगे। समान शब्द लिखा हुआ है, इस प्रश्न ने शायद आपकी जान निकाल दी होगी। समान शब्द लिखा हुआ है तो देखो बंधु, हाँ जी, कहने का मतलब कोई कहेगा सर आसन परिपूरक तो ये भी है। बिल्कुल बंधु आपकी बात सही है कि ये आसन परिपूरक है। कौन सा, ये वाला और ये वाला, लेकिन क्या नहीं है, समान नहीं है। आसन परिपूरक होने से क्या हुआ, समान नहीं है, तो केवल एक ही युग्म हो गया। बात ये भी सही है। बात ये 2 नंबर भी सत्य हो गई। तो चलो फिर 2 नंबर सत्य हो गई तो फिर असत्य की तरफ चलते हैं अपन। 2 नंबर भी बात क्या है, सत्य है। फिर 3 नंबर की तरफ चलता हूं। असमान रेखिक कोणों के 4 युग्म बने हुए हैं। असमान रेखिक कोणों के, अनइक्वल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के ओनली 4 पेयर हैं, ठीक है, 4 युग्म हैं। असमान रेखिक कोणों के केवल 4 युग्म हैं। इसको चेक कर लो या इसको चेक कर लो, एक तो गलत होगा। असमान रेखिक कोणों के, रेखिक कोणों के, रेखिक कोण कौन से होते हैं, एक ही रेखा पर, रेखिक कोणों के बारे में तो आप जानते हो, एक ही रेखा पर कोई दूसरी रेखा आती है, एक ही रेखा पर कोई दूसरी रेखा आती है, तो ये इस प्रकार से वन साइडेड बने हुए कोण क्या कहलाते हैं, रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। तो रेखिक कोण युग्म के 4 पेयर बने हुए असमान के। चलो चेक करो भाई, इस रेखा पर कितना बना हुआ है, इस रेखा पर रेखिक युग्म कोणों का। बंधु ये वाला और ये वाला रेखिक युग्म कोण तो है लेकिन असमान नहीं है। इसका मतलब ये बात तो क्या हो गई, ये तो शामिल नहीं होगा इसमें, एक युग्म ये तो नहीं माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा फिर, माना ये जाएगा, सुनना मेरी बात, माना ये जाएगा, ये तो समान समान का हो गया रेखिक कोणों का। आप कहोगे सर ये माना जाएगा, कौन सा माना जाएगा बंधु, देखना ये और ये एक जोड़ा तो ये माना जाएगा, ये कोण और ये कोण रेखिक युग्म कोण है कि नहीं है। एक जोड़ा बन गया, पहला जोड़ा बन गया, एक तो अवेलेबल हो गया, ठीक है। एक तो कौन सा अवेलेबल हो गया बंधु, इनको नामकरण कर देता हूं मैं, ठीक है, नामकरण करूंगा आपके ज्यादा समझ में आ जाएगी, वरना तो ये लाइनें खींचने से दिक्कत होगी। इनके नाम लिख देता हूं, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर और इसको 5 नंबर। अब आने दो आप बंधु, 1 और 2 + 3 का एक रेखिक युग्म कोण है, 1 और 2 + 3 का एक रेखिक युग्म कोण है। तो 1 और 2 + 3 का, तो ये पेयर लिखूंगा मैं अब यहाँ पे इनके पेयर लिखूंगा बंधु। पेयर कौन कौन से, 1, 2 + 3,
1,2+3 का एक रेखिक युग्म कोण है, इधर वाला और उधर वाला इस रेखा पर बने हुए हैं, ठीक है। और फिर मैं ये चाहता हूं कि 1+2 और 3 ले लूं, लेकिन ये मान्य नहीं है। 1+2, 1+2, 1+2, 3 ये मान्य है क्या? 1+2, 3 मान्य नहीं है। 1+2, 3 अमान्य, क्योंकि ये क्या है? समान रेखिक युग्म कोण है। क्या है? समान रेखिक कोण युग्म है। मैंने ये नहीं कहा कि रेखिक युग्म कोण नहीं है, लेकिन ये समान है। ये क्या है? असमान है, ठीक है, ओके। तो एक तो ये हो गया। अब आगे चलो और भी चेक करो, बहुत से मिलेंगे बंधु। आगे चलता हूं, देखना आपको ये रेखा नजर आ रही है कि ये रेखा, इस रेखा पर 2, 3 और 4 का जोड़ा ले लो ना। बिल्कुल बंधु, 2, 3 2, 3 और 4 का जोड़ा ले लिया, बिल्कुल सही बात है, 2, 3 और 4 का इस रेखा पर। कोई मुझे कहेगा सर 3, 4 और 2 का ले लो, बिल्कुल सही बात है। 3, 4, 3+4, 3, 4, 2 का ले लिया, बिल्कुल ये भी हो गया, असमान रेखिक युग्म कोण हो गया। अब इधर भी आ जाओ बंधु, ये अगर न्यून कोण है तो ये अधिक कोण है और ये न्यून कोण है। अब बताओ ये दोनों बराबर नहीं है तो नीचे की तरफ भी तो रेखिक युग्म कोण बन रहे हैं। 1,5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1,5 बना कि नहीं बना? 1,5 ये नीचे वाला रेखिक युग्म कोण बन गया, ठीक है। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है? असत्य कथन पूछा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1,5 भी हो गया। और भी कोई रेखिक कोण युग्म बन रहे हैं क्या? और भी आपकी नजर में ऐसे बन रहे हैं क्या? तो रेखिक कोण युग्म में मैंने 2 के साथ में 3, 4 ले लिया। 2 के साथ में क्या ले लिया बंधु? 3, 4 ले लिया। तो एक तो ये बन गया। यहां पे कितने जोड़े आ गए? 1, 2, 3, 4, पांचवा न बन जाए असम्मान का। असम्मान का बनना चाहिए पांचवा। बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये चेक करके बताओ मेरे को। तो मैं आपको कितने जोड़े लेके बता दिए मैंने? 1,2,3 का ले लिया, बिल्कुल ले लिया। इस रेखा के लिए, इस रेखा के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? इस रेखा के लिए 1,2,3 का ले लिया, ठीक है। इस रेखा के लिए नीचे वाला कब ले लिया? 4,5 का। कहीं भी 4,5 नहीं है तो 4,5। ये सारे के सारे बंधु, ये सारे के सारे मेरे बंधु, इनके बारे में मैं लिख सकता हूं। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये है असम्मान। क्या है? असम्मान, असम्मान रेखिक, असम्मान रेखिक कोण युग्म, कोण युग्म के 5 युग्म बन गए। कितने युग्म? ये कह रहा 4 ही बनेंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? असत्य है। अब ये असत्य मिल गया तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, या आप अपने स्तर पर खुद कर सकते हो। आसन कोणों में तो 8 से अधिक आसन कोण तो दुनिया भर के हैं। 1, 2 भी आसन कोण है, 2, 3 भी आसन कोण है, 4, 5 भी आसन कोण है, 5, 1 भी आसन कोण है। 1 का 2, 3 के साथ में भी, 1, 2 का 3 के साथ में भी, 2, 3 का 4 के साथ में भी, 3, 4 का 2 के साथ में भी, इस प्रकार से, ठीक बात है। जैसे 3, 4 का 5 के साथ में भी, 1, 2 का 5 के साथ में भी, ऐसे 8 से अधिक युग्म बने हुए हैं। बिल्कुल ये बात तो क्या है बंधु? ये बात भी सत्य हो जाएगी। ये बात भी क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी, ठीक बात है। तो असत्य ढंग का प्रश्न था भाई, ठीक बात है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में ऐसे प्रश्न अगर आपसे ना हो तो इनको बाद में कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी, लास्ट में 1 या 2 प्रश्न इस टाइप का पूरे पेपर में 30 क्वेश्चनों में 1-2 मिल सकता है, लेकिन वो टाइम वेस्ट मत करना, स्पीड हो तो ही करना, ओके। मैंने आपको समझाने के लिए ढंग से समझाया, ओके। इसलिए चित्र में एक रेखाखंड AB पर AD व BC 2 लंब बराबर हैं। एक रेखाखंड में, ठीक है, चित्र में एक रेखाखंड है AB, ये रहा AB, ये AB एक रेखाखंड है। इस AB रेखाखंड पर AD ये रहा AD, ओके। और एक कह रहा है BC, 2 बराबर लंब है BC। ये बराबर लंब है, इसका मतलब ये तो लंब तो हो ही हो गए, बराबर भी है ये आपस में। क्या है बंधु? इक्वल भी है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या है? बराबर है। चलो ठीक है, ये मिला रखा है इसको यहां से। अब मेरे बंधु एक बात बता कि इसने BOC और AOD बराबर किया है। BOC तो ये रहा और AOD ये रहा, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो हो गए, सर्वांगसम हो गए बंधु दोनों त्रिभुज। और सर्वांगसम RHS रूल से नहीं है, ये मैं कह दूं आपको, RHS रूल नहीं है ये गया, RHS रूल से नहीं है,
आरएचएस रूल से तो सर्वांग नहीं है, ये है तो एएएस रूल से, लेकिन लिखे कैसे जाएंगे, देखो कैसे लिखे जाएंगे। एक तरफ क्या लिख रहा है, त्रिभुज एओडी, एओडी लिख रहा है तो आप लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। एओडी, एओडी लिख दिया तो फिर आपको 90 और डबल लाइन, तो बीओसी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बीओसी लिखना पड़ेगा। तो एओडी बीओसी के, बीओसी किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, लेकिन ये एएएस द्वारा है, किसके द्वारा है, एएएस के द्वारा ये सर्वांग है। आरएचएस का मतलब क्या होता है, आरएचएस का मतलब ये होता है एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है। कोई मुझे कहेगा बिल्कुल है, सही बात है। कर्ण भी बराबर होना चाहिए, एच का मतलब हाइपोटेनियस, और एक भुजा भी बराबर होनी चाहिए। तो बताओ बंधु, यहां पे समकोण तो है लेकिन कर्ण बराबर बोला है क्या, कर्ण बराबर इसमें नहीं बताया, तो इस कर्ण की वजह से ये प्रश्न क्या हो गया, आरएचएस से दूरी बना ली इसने और ये चला गया एएएस में। ठीक है, एक इस टाइप का प्रश्न पहले भी करवाया था, टेट में आया हुआ भी है इस टाइप का। ठीक है, हाँ जी, कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 40 और 10 है, समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 8 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 40 + 10 गुणा इनके बीच की दूरी 8। कोई बच्चा कहता है सर लेंथी पेपर, लेंथी नहीं है बंधु। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको सेलेक्टिविटी भी आनी चाहिए। ठीक है, 50 × 8 कर लेंगे। ठीक है, 2 का भाग 8 में 4 बार। पहले अगर कोई जल्दबाजी करेगा और मोटे मोटे प्रश्न उठा लेगा तो वो फिर अच्छे प्रश्न, ढंग के प्रश्न तो 1-2 होते हैं उनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस और उसके पास में टाइम बचेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 200। ओके, नेक्स्ट अगला क्या करा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त में वर्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त में एक जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये सेंटर है और इससे 6 सेंटीमीटर दूरी पर कोई जीवा है। तो बताओ बंधु, ये 10 है तो 10 त्रिज्या हो, ये 6 हो, तो ये कितनी होगी 8, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार से कुछ टिक करने वाले प्रश्न भी थे। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, किसी भी सेंस में ले लो, चाहे ये तो वर्ग ले लो बंधु, या तो सीधा ध्यान रख लो, ठीक बात है, या तो सीधा ध्यान रख लो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 36 ले लेता हूं, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी 6। आयत का क्षेत्रफल 36 लेना पड़ेगा, मजबूरी में 36 लेना पड़ेगा, तो लंबाई 9 और चौड़ाई 4 ले लेता हूं। ले बता बंधु, वर्ग का परिमाप कितना आएगा, वर्ग का परिमाप आएगा 6 चौकी 24, और आयत का परिमाप कितना आएगा, आयत का परिमाप आएगा 9 और 4 13, 13 दूनी कितना 26। किसका परिमाप ज्यादा है, आयत का परिमाप ज्यादा होगा। तो ये कह रहा है इनके परिमाप P1 और P2 हैं, तो कौन सा सही होगा, P2 बड़ा होगा P1 से। तो एक तो या तो सीधा याद रख सकते हो कि आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हो जाए ना, तब तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होता है और फिर वर्त का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। ठीक है, परिमाप बराबर हो तो। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप किसका ज्यादा होता है, आयत का। एग्जाम्पल लेके कर लेना, रटो मत, इनको दिक्कत हो जाएगी फालतू में। एक त्रिकोणीय मैदान के आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुणी है। एक त्रिकोणीय मैदान का मतलब एक त्रिभुज हो गया भाई, बात ये है। 3 कोणीय मैदान के आधार उसकी ऊंचाई की, आधार को x मान लेता हूं और ऊंचाई को क्या मान लेता हूं h। ठीक बात है, ओके। आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुणी है। अगर आधार में मान लेता हूं k, आधार ऊंचाई से 3 गुणी है, तो h अगर मान लो k है तो ये कितना k होगा 3k। तो आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि मैदान को समतल करवाने का खर्चा 24 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 324 रुपए है। बंधु ये प्रश्न अच्छा है। हाँ जी, क्षेत्रफल कितना आएगा, यहां से मैदान का क्षेत्रफल आएगा मेरे बंधु, यहां पे सुनना, समतल करवाने का खर्चे का भाग लगा दो कुल बजट में। 324 रुपए कुल खर्चा आ रहा है और समतल करवाने का खर्चा है 24 रुपए प्रति हेक्टेयर। देखो मैं समझाता हूं, 24 रुपए प्रति हेक्टेयर। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां से 24 का भाग लगा दो, जितनी बार जाता है उतनी बार तो दे दो आप। रुपए से रुपए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। हेक्टेयर ऊपर चला जाएगा, 8 का भाग दे दो, 8 × 24 से 4 का ही जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 4 का दे दो, 4 × 6 = 24। ठीक है,
4 का 4 8 32, 4 एकम 4 81। बंधु अभी भी 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 12 का भाग जा रहा था शायद, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 6 7 8 12 संतु 84। 3 का भाग 2 बार और 3 का भाग 27 दूना 54, 27 3 81। तो ये 27/2 आ गया। कितना आ गया? 27/2 हेक्टेयर आ गया। क्या आ गया? 27/2 हेक्टेयर आ गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 27/2 को 10,000 से गुणा कर दो। 10,000 से गुणा करते ही वर्ग मीटर में आ जाएगा। ठीक बात है, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। क्षेत्रफल परिमाप के जो टॉपिक था उसमें हेक्टेयर यूज किया था हमने, 10,000 वर्ग मीटर होता है 1 हेक्टेयर में। अब बताओ बंधु, ये क्षेत्रफल आ गया इसका। तो कह रहा है मैदान का आधार क्या होगा? सिंपल, त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। आधार तो है 3K गुणा इसकी ऊंचाई कितनी है K, बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में? 27/2 इंटू 10,000। 27/2 इंटू 10,000। यहां देखो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। कैसे? 2 से 2 कट गया अपने आप ही। 3 का भाग 27 में कितनी बार? 9 बार। तो ये K स्क्वायर बराबर आ गया 9 गुणा 10,000। सिंपल भाषा में बता दो, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और 10,000 का वर्गमूल कितना होता है? 100। तो 300 इसका K का मान आ गया। इट मीन्स K का मान 300, तो इसकी ऊंचाई तो आ गई 300 और आधार इसका आ गया कितना? 900। आपको इसके आधार की माप पूछिए तो कितनी हो जाएगी? 900। देन अगला, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति। बंधु फिर वही थियरम आ गई, वही जो पहले प्रश्न में थी वैसी सी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत की आसन भुजाएं, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 है, मतलब इस आयत में भुजाएं 8 और 6 है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया। ये मध्य बिंदु है इन भुजाओं के। ठीक है बंधु, ये विकिरण से एक चीज तय हो जाती है कि इस विकिरण का ये आधा होगा और इस विकिरण का आधा होगा। 10 है तो ये 5-5 होगी, क्यों नहीं होगी बंधु बताओ? 5 सॉरी 8 6 है ना, तो ये 64 और ये 10, बिल्कुल 10 हो जाएगा। हाँ जी, ये भी कितना होगा आपके पास में? 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये विकिरण का आधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में ये लो, ये लो, ये इस प्रकार की आकृति बन गई। ठीक है, हाँ जी, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समचतुर्भुज बनेगा ये। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, पूछना क्या चाह रहा है? जब बंधु आयत की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो बंधु आयत नहीं बनता है, वर्ग नहीं बनता है, समलंब चतुर्भुज नहीं बनता है, क्या बनता है? समचतुर्भुज बनता है। और क्षेत्रफल मूल आयत का क्षेत्रफल का आधा हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल 8 6 48 है, तो मूल आयत का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हाँ जी, ये यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। तो मैं ये पूरी थीम बता देता हूं क्या है बंधु। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो अंदर आकृति बनती है वो हमेशा समांतर ही बनती है। क्या बनती है? समांतर बनती है। वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो आधे क्षेत्रफल का वर्ग ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आयत की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो आधे क्षेत्रफल का समचतुर्भुज बनता है। आधे क्षेत्रफल का क्या बनता है? समचतुर्भुज बनता है। कैसा चतुर्भुज बनता है? समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो आधे क्षेत्रफल का आयत बनता है। क्या बनता है? आधे क्षेत्रफल का क्या बनता है बंधु? आयत बनता है। ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, समांतर से समांतर, वर्ग से वर्ग, सम से आयत और आयत से क्या? समचतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वर्त का व्यास 8 मीटर है तब किस लंबाई का चाप केंद्र पर? चाप की लंबाई का सूत्र होता है एल बराबर 2πr अपॉन में 360 इंटू थीटा। बताओ बंधु, 2π, पाई का मान रखना है, आर का मान। वर्त का व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 4 होगी। 4 अपॉन 2πr अपॉन 360 इंटू किस लंबाई का चाप केंद्र पर 45 डिग्री कोण बनाएगा? ले भाई, 45 का सीधा भाग दे तो दे दे, वरना 9 चौके 36, 40 बार, और इधर 9 का भाग कितनी बार? 5 बार। ये लो, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 से ये 40 नीचे वाला कट गया और ये आ गया पाई। पाई उत्तर आ गया या 22/7 मीटर, एक ही बात है, रेडियन माप होते हैं। ठीक है,
हाँ जी, अगला, एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास दे दिया और ऊंचाई दे दी, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ सूत्र, कुछ प्रश्न इजी भी दिए हैं ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हाँ जी, व्यास आपको दे दिया 14, तो त्रिज्या 7 हो गई और ऊंचाई कितनी हो गई 20। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्वड सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है, 2πr/h होता है। 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 7 इंटू एच का मान कितना 20। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 का डबल 88, तो 880 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट इज, एक शॉर्ट पुट 42 सेंटीमीटर व्यास का एक धातु का गोला है। हाँ जी, हाँ जी, 42 सेंटीमीटर धातु का एक गोला है, शॉर्ट पुट है। ये धातु का गोला है जिसकी व्यास दे रखी है 42, तो त्रिज्या कितनी होगी 21। ओके, अब कह रहा है यदि इस धातु का घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो द्रव्यमान क्या होगा। बंधु, इसका द्रव्यमान निकालना है तो अपन को इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई, पाई का मान कितना 22/7 आर क्यूब, 21 इंटू 21 इंटू 21 हो जाएगा। 1 21 तो मेरे बंधु मेरे हिसाब से कट गया, 7 3 21 से 21 कट गया। ये हो गया बंधु 21 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 22 गुणा 441 होता है। कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। ठीक है, अब बताओ मुझे, यहां से 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 22 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का 22 चौक 88 और 2 90, 90 का 0 9 कैरी फॉरवर्ड करेगा, और 22 4 फिर 88, 88 और 9 कितना होता है, 88 और 9 हो जाएगा आपके पास में 97, 97 इंटू 2 करना है इसको, अभी किससे गुणा करना है, इंटू 4 करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 दूनी 8, 0 7 चौके 28, 2 9 चौके 36 37 38, 38,808 हो गया। 38,808 तो आपके पास में इसका वॉल्यूम हो गया, और ये वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। मेरे बंधु, थोड़ा बहुत आपको इकाइयों का नॉलेज हो, 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर से गुणा कर दो, तो 38,808 को 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से गुणा कर दें, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब तो कैंसिल आउट हो ही गया, और ये 0 और लग जाएगा, तो 38,080 और हो जाएगा, गलत कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपके पास में 38,808 के एक 0 और लग जाएगा, इनका ध्यान ही रखना। तो ये हो जाएगा 3,88,080, 3,88,080 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्या है, एक घन एवं उसके अंदर पूर्णतः फिट होने वाले गोले के आयतनों का अनुपात। मेरे बंधु, ये तो कोई घन है, ठीक है, घन की भुजा ए मान लूं, घन की प्रत्येक भुजा क्या मान लूं, ए, घन की प्रत्येक भुजा ए मान लूं, और इसमें पूर्णतः फिट होने वाला कोई गोला, इस घन में पूर्णतः कोई फिट होगा गोला, तो बताओ बंधु उस गोले का व्यास घन की क्या होगी, भुजा, और गोले का व्यास घन की भुजा होगी तो गोले की त्रिज्या होगी घन की भुजा की आधी a/2। तो बताओ बंधु आयतनों का अनुपात, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब तो a/2 की पावर 3, ये हो जाएगा a क्यूब अनुपात 4/3, पाई रखना है तो a क्यूब बट्टे कितना 8 आ जाएगा, a क्यूब से a क्यूब कट गया, 8 में 4 का भाग 2 बार, तो ये 1 अनुपात पाई/6 आ गया, और 6 से गुणा करेंगे तो 6 अनुपात क्या आ जाएगा, पाई, और ये 6 अनुपात पाई कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। एक सिलेंडर की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है, ढंग का प्रश्न फिर आ गया है। सिलेंडर का आयतन परिधि सी के पदों में क्या होगा, ये थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न है मेरे बंधु, सुनना, गलत कर बैठोगे इसको, मुझे पता है गलती हो जाती है इंसान से कई बार। यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है, ये एक बेलन है बंधु, बेलन है, ये एक बेलन है, सिलेंडर है, कह रहा है सिलेंडर की ऊंचाई परिधि से 4 गुना है, इसकी परिधि, इसकी त्रिज्या अगर आर है ना, त्रिज्या आर है, तो इसकी परिधि से 4 गुना है, तो सिलेंडर का आयतन है परिधि सी के पदों में क्या होगा, परिधि को सी बोल रहा है, इसका मतलब यहां से इसकी परिधि इसका आधार की परिधि होती है, तो सी बराबर है 2πr, क्या है मेरे बंधु 2πr। और इस सिलेंडर की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कह रहा है कि ऊंचाई इसकी परिधि से 4 गुना है, परिधि से 4 गुना, ये
h बराबर है इसमें कितनी, परिधि से 4 गुना, तो परिधि 2 पाई आर है, तो ये है 8 पाई आर, कितनी है 8 पाई आर। एक सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो इसकी परिधि से 4 गुना है, 4c लिख दो चाहे 8 पाई आर लिख दो। ओके, तो कह रहा है सिलेंडर का आयतन परिधि के पदों में क्या होगा। सिलेंडर का आयतन, देखो बंधु आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये बेलन का आयतन होता है। पाई को तो पड़ा रहने दो अपनी जगह, आर स्क्वायर, आर कह रहा है कि इसका आयतन सी के पदों में, तो आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर की जगह आप लिख सकते हो सी अपॉन 2 पाई, क्या लिख सकते हो, सी अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या लिखूंगा, एच की जगह वैसे तो मैं 2c लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 2c लिख सकता हूं, क्योंकि आप यहां से ये समझते हो h को ही 2c बोलते हैं, h को ही। कह रहा है इसकी ऊंचाई परिधि से सॉरी 4 गुना है, तो 4c लिख सकते हो, 4c। एक ही बात है, c का मान 2 पाई आर रखो तो 8 पाई आर आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं 4c, कोई दिक्कत नहीं है, आने दे बंधु। इसका पाई गुणा सी स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर इंटू 4c। बता बंधु पाई से क्या कट जाएगा, पाई काटा पीटी न करके वैसे हटा दूं, पाई से पाई कट, 4 से 4 गया तो ये c की पावर 2 हो गई, c की पावर 2 को c से गुणा करूंगा c क्यूब, और एक पाई नीचे बच जाएगा, तो c क्यूब अपॉन पाई। बहुत ही प्यारा प्रश्न, एक मतलब अप्रोच वाला सा प्रश्न है। कैसे, कह रहा है एक सिलेंडर की परिधि 2 पाई आर की 4 गुना ऊंचाई है, तो परिधि को c लिखते हैं तो 4c लिख दो चाहे ऊंचाई को, या 4c की c की जगह 2 पाई आर रख दो तो 8 पाई आर ऊंचाई आ जाएगी, और आयतन c के पदों में चाहिए तो c क्यूब अपॉन पाई, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक कमरा 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। यदि इस कमरे की चारों दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढका जाए तो उस कागज की लंबाई मीटर में क्या होगी। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कमरे का क्या होता है, 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 4 मीटर ऊंचा है, लंबाई प्लस चौड़ाई 6 प्लस 5, ओके सब मीटर में आके देख लेना, 6 5 11, 11 को 8 से गुणा करोगे 88 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा कपड़े का क्षेत्रफल। और 88 मीटर स्क्वायर को, 88 मीटर स्क्वायर को मैं बराबर कर दूंगा, कपड़े की लंबाई तो एल है मीटर में, लेकिन चौड़ाई 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, बट्टा 100 कर दो, मीटर में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, 1/2 एल बराबर है 1/2 आएगा, 2 को इधर गुणा करोगे 8 दूनी 16 और 1 17, 176 मीटर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक शंकु का आयतन दे दिया, ऊंचाई दे दी, आधार की त्रिज्या। शंकु का जो आयतन दे दिया ये होता है एक कोण, ठीक है, आधार की त्रिज्या आपको पूछी है, और शंकु की ऊंचाई कितनी दे दी, h बराबर कितनी दे दी 9। शंकु का जो आयतन होता है ना, आयतन वो होता है 1/3, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। आयतन आपको दे ही रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है 16632, घबराना नहीं है इससे, 1/3 पाई, पाई का मान रखना ही पड़ेगा, अगला कह रहा है 22/7 यूज कर लो, ओके। आर का मान, आर का मान तो पूछा है मेरे बंधु, आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 9, कैंसिल आउट तो होगा, कैंसिल आउट होगा कैसे देखना, ऐसे 9 में, वैसे तो 3 का भाग 9 में कितनी बार गया 3 बार, और 3 का भाग मैं इधर दे दूं तो 3 5 15 बचेगा कितना 1, 3 5 15 बचेगा 1, 13 में 3 चौके 12, 3 चौके 12 55, सॉरी 11 का भाग 22 में कितनी बार जाता है 2 बार, और सॉरी 22 बार मत दे देना, 11 का भाग 22 में 2 बार है, 11 5 55 0, 4 में नहीं गया तो 11 चौके 44, 504, 504 का आधा भी कर लूं क्या बंधु, 2 का भाग लगा दूं, 2 का भाग 2 दूनी 4, बच गया कितना 1, 2 5 10 और फिर 2 दूनी 4, ठीक है, ये आ गया अल्टीमेटली मेरे पास में आर स्क्वायर बराबर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसका फैक्टर कर लो, इसमें 7 गुणा कुछ फैक्टर कर लो, ठीक है। तो बताओ बंधु इसमें ये मैं सॉरी 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 दूनी 14, 7 5 35, 35 और 1 36,
और 3 है, 7 दूनी 14 और 3 17, 1764 है। आर स्क्वायर बराबर 1764 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी ये पूछिए। बताओ बंधु किसका स्क्वायर में 1764 आता है? 6 का स्क्वायर में लास्ट में 36 आता है, 9 का स्क्वायर में 81 आता है, 8 का स्क्वायर में 4 आता है और 42 में भी आता है। तो 42 का स्क्वायर करो, देखिए आप 42 का, 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर वापस 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये आ गया 4 8 8 16 और 1 17, 1764। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 42। देन इसके बाद में अगला, ये प्रेक्षण दे रखे हैं आपको 8 14 18, ये ठीक है, पी का बहुलक है। मेरे बंधु मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये जो प्रेक्षण दे रखे हैं, डेटा दे रखे हैं, इन डेटाओं में ये डेटा कितने हैं? ये देखो, ये वाले डेटा देखो आप, ये डेटा है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डेटा है और 9 डेटा का बहुलक 18 है। इसका मतलब मैं एक बात समझ पाऊंगा, यहां से ये समझ पाऊंगा कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 18। तो इनमें 8 डेटा में देखो सबसे ज्यादा बार कौन है? 8 डेटा में 18 भी 2 बार है और 14 भी 2 बार है। तो बताओ बंधु 18 बहुलक या 14 बहुलक, दोनों 2 बार आ गए। अब पी का मान डेफिनेटली 18 ही रखना पड़ेगा, पी का मान 18 ही रखेगा तो ही बहुलक कितना सेट होगा? 18 होगा, वरना तो इन 8 डेटा में तो 14 भी 2 बार है और 18 भी 2 बार है। अरे पी का मान 16 रख लोगे तो बहुलक न तो 14 हो पाएगा न 18 हो पाएगा। पी का मान तो 18 ही रखो ताकि बहुलक कितना हो जाए? 18। लो भाई, आपसे बहुलक तो आ गया कितना? 18। तो बहुलक से पी का मान 18 आ गया। इन कह रहा प्रेक्षणों का माध्यक क्या है? माध्यक होता है बंधु मीडियन। माध्यक क्या होता है? मीडियन। मीडियन ही होता है, इसको माध्यिका लिखते हैं अपन, लेकिन माध्यक या मध्यका भी बोल सकता है इनको, ठीक है, माध्यिका ही होता है ये, ठीक है। हाँ जी, तो माध्यिका के लिए पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा 9 डेटा को। आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा, आरोही क्रम में लिख लूं माध्यिका के लिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आरोही क्रम में लिखूंगा तो मेरे बंधु सबसे छोटा कौन है इनमें? 8। 8 के बाद में अगला 9 10 11 12 13 14 है इसमें, ठीक है। 14 कितनी बार है? 2 बार है, 14 2 बार है। फिर इसके बाद में 15 भी है, ओके। फिर इसके बाद में कौन है? 16 भी है, ठीक है, 16 भी है, ठीक बात है, ओके। 16 एक ही बार है, 17 नहीं है, 18 3 बार है यहाँ पे। 18 कितनी बार है? 3 बार है। 9 तो पूरे हो गए ना, किसी को छोड़ तो नहीं दिया ना? हाँ जी, 18 3 बार है और 20 हो गया, ठीक है। अब बताओ मुझे, 3 3 6 और 3 9 हो गए। 9 आंकड़ों में एन का मान विषम है। एन का मान बंधु आपके पास में ओड है, और n का मान ओड होता है तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि n का मान विषम होता है तो n+1 बटे 2वां पद ही माध्यिका होता है। तो 9+1 कितना होता है? 10 बटे 2, और 10 बटे 2 पांचवां पद, पांचवां पद क्या होगा? माध्यिका होगा। पांचवां पद माध्यिका होगा तो 4 हटा दो, पांचवां पद कौन हो गया? 16 इसकी क्या होगी? माध्यिका हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रेक्षणों, और इन प्रेक्षणों में k का माध्य 9 है तो इन सब को जोड़ लो। 7 प्लस ए, 11 प्लस ए, 18 प्लस ए, 5 प्लस ए, 4 प्लस ए, 8 प्लस ए, k बट्टा 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रेक्षण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 का माध्य कितना है? 9 है। तो प्रेक्षणों का माध्य 9 है। तो बंधु सॉरी, प्रेक्षण तो कितने हो गए? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना हो गया? 9 हो गया। तो 7 बराबर उधर कितना? 9। लो बताओ, ये मेरे पास में 11 और 7 कितना? 18, 18 और 18 36, 36 और ये 45, 45 और ये कितना? 45 और 8 कितना? 53, 53 प्लस के बराबर 9 7 63। इसका मतलब के का मान यहां से कितना आ गया? 10। के का मान 10 आ गया। तो अब कह रहा है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए आपको। तो बताओ बंधु डेटाज क्या क्या है आपके पास में? डेटा क्या क्या है? तो डेटा लिख लेता हूं पहले मैं। सबसे छोटा डेटा है मेरे पास में 4, या सारे डेटा लिख लो, क्या दिक्कत है? कैसे लिख लो? हाँ जी, सबसे पहला डेटा है 7, फिर डेटा है 11, फिर है 18, और फिर है 5, फिर है 4, और फिर है 8, और लास्ट में क्या है? 10 है। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालते हैं तो पद विचलन भी माध्य से ही निकालेंगे, x बार से। और माध्य 9 है तो 9 से -2 पद विचलन, 9 घटाओगे, 9 घटाओगे इसमें से तो उधर तो -2, इधर घटाओगे 9 तो 2, 9 घटाओगे तो 9, 9 घटाओगे तो -4, 9 घटाओगे तो -5, 9 घटाओगे तो -1, 1। माध्य के सापेक्ष पद विचलनों का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन
वेरिएशंस अबाउट मीन, तो बताओ निरपेक्ष मान इनका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 9, पॉजिटिव कर दो सबको, 5 1 1, ठीक है। हाँ जी, मीन डेविएशन अबाउट मीन में समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यूज कितना आएगा, ये आएगा 4 4 4 8 8 9 17 17 और 5 कितना हो गया, 22 23 24 24 हो गया। अब बताओ बंधु 24 हो गया तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मोड ऑफ अपॉन एन, ठीक है। माध्य से लिए गए पद विचलनों के निरपेक्ष मानों का माध्य ही माध्य विचलन कहलाता है। तो बताओ बंधु माध्य के सापेक्ष से माध्य विचलन है, तो माध्य विचलन ये हो ही गया। तो बताओ ये 24 में किसका भाग लगा दूंगा, एन, एन मतलब कितने आंकड़े हैं, 7 हैं, तो 7 3 21 है और 3/7, 3 सही 3/7 राइट आंसर होगा। वो कौन से ऑप्शन में है, 3 सही 3/7 सी ऑप्शन में है, ठीक है। ये नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, पतंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन सदैव सत्य है। बंधु पतंग की आकृति कैसी होती है, पतंग की आकृति कुछ इस प्रकार की सी होती है, ठीक है। ये इस प्रकार की सी आकृति पतंग होती है। चलो थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इस डायग्राम को। ओके, हाँ जी, पतंग की आकृति कैसी होती है, पतंग इस प्रकार की होती है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगली रेखा, अगली पतंग में ऐसे होती है, देखना बंधु पतंग की आकृति बना लेते हैं अपन। हाँ जी, चलो देखो पतंग की आकृति ही बनाएंगे आज तो। ये ढंग से नहीं गया क्या, जाएगा, अब सही है। ओके, आने दो। इसकी अन्य दो भुजाएं होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है, ये थोड़ी सी लंबी होती है बजाय उसके, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में ये लो भाई, पतंग की आकृति बनाकर बता देता हूं मैं आपको। ये लो, ये पतंग की आकृति होती है, इसको बोलते हैं बंधु काइट, पतंग बोलते हैं इसको। और काइट की एक खास बात क्या होती है, काइट के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो देखना कैसे होते हैं। एक डायगोनल तो ऐसे आ गया, ठीक बात है, एक डायगोनल तो बीच में ऐसे आ गया, दूसरा डायगोनल ऐसे खींच दिया मैंने, ये लो, ये पतंग के डायगोनल होते हैं। अब पतंग की खास बात क्या होती है वो मैं बता देता हूं। पतंग में बंधु ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, ओके, और ये दोनों भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। नीचे वाली दोनों भुजाएं बराबर, ऊपर वाली दोनों। विकिरण लंबवत होते हैं पतंग में, ये विकिरण जितना टुकड़ा है, ये दो दो एक एक और दो दो, तो दो दो आ गया, तीन तीन आ गया, जितना टुकड़ा ये होता है इससे कई गुना ज्यादा होता है ये, ठीक है, बड़ा होता है। और ये वाले दोनों भाग पतंग में बराबर होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देख लो आप। पतंग में ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, विकिरण लंबवत होते हैं, ये विकिरण समद्विभाजित होता है, ये विकिरण समद्विभाजित नहीं होता। तो पतंग के लिए क्या बातें बोल रहा है वो वेरीफाई करवा दो। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है बंधु, ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। विकिरण परस्पर लंबवत होते हैं, ये बात एकदम सही है। सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, ये जरूरी नहीं है इसका। नेक्स्ट इसके बाद में अगला है, अंतः कोणों का योग 360 क्यों नहीं होता, क्योंकि होता तो एक चतुर्भुजी है, ये अल्टीमेटली एक होता तो चतुर्भुजी है, क्या होता है, चतुर्भुज, चतुर्भुज ही होता है, चतुर्भुज ही होता है, तो अंतः कोणों का योग 360 होगा। इसका मतलब 2 और 4 नंबर बात सही है, 2 और 4 नंबर बात कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है कि स्तंभ 1 में प्रत्येक गांव PQRS में उन दर्शकों का प्रतिशत दिखाया गया है। स्तंभ 1 में सबका परसेंटेज है, मतलब ये 1 में परसेंटेज है, P गांव में परसेंटेज, Q गांव में परसेंटेज, R गांव में परसेंटेज और S गांव में परसेंटेज। ये लो परसेंटेज लगा लेते हैं अपन। स्तंभ 1 में परसेंटेज दिखाया गया है, कह रहा है जो प्रति सप्ताह 3 से कम फिल्में देखते हैं। स्तंभ मतलब पी गांव में 50% लोग ऐसे हैं जो 3 से कम फिल्म देखते हैं, क्यू में 56% लोग ऐसे हैं जो 3 से कम फिल्में देखते हैं, मतलब एक भी नहीं देखते होंगे लेकिन 3 से कम देखते हैं।
आर में 70% जनता 3 से कम देखती है और एस में 58% है। स्तंभ 2 में प्रत्येक गांव में उन दर्शकों की संख्या को दर्शाया गया है जो प्रति सप्ताह टेलीविजन पर 3 या 3 से अधिक फिल्में देखते हैं। सारणी का अध्ययन करके निम्न प्रश्न का उत्तर दो। आर गांव में कितने दर्शक ऐसे हैं जो प्रति सप्ताह 3 से कम फिल्में देखते हैं? एक बात बताओ बंधु, ये 3 से अधिक फिल्में देखने वाले हैं, ठीक है, और 3 से कम देखने वालों का प्रतिशत कितना है आपके पास में? 3 से कम फिल्में देखने वाले 70% है। तो आर गांव में 3 से कम, किससे कम? 3 से कम देखने वाले कितने हैं? 70%। तो 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा वाले कितने हैं? 30%। तो अगला कह रहा है कि 3 या 3 से ज्यादा वाले देखने वाले स्तंभ 2 में दिए गए हैं, तो ये 30% ही इन 3000 के बराबर हो जाएंगे। बड़ा प्रश्न नहीं, ये छोटा सा है, 3000 के बराबर, ठीक है। 70% ऐसे हैं जो 3 से कम देखते हैं, तो 30% 3 से ज्यादा देखते हैं, और 3 से ज्यादा देखने वालों की संख्या दे रखी है आपको। स्तंभ 2 में गांव में उन दर्शकों की संख्या को दर्शाया गया जो 3 या 3 से अधिक फिल्में देखते हैं। तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर हो जाएगा 3000 बट्टे कितना? 30, 0 से 0, और 3 में 3 का भाग एक बार, और 100 लोग ऐसे हैं 1% के बराबर। तो क्या कह रहा है? आर गांव में कितने दर्शक ऐसे हैं जो प्रति सप्ताह 3 से कम फिल्में देखते हैं? 3 से कम वाले तो 70% है, तो 70% का मान कितना आ जाएगा? 100 को 70 से गुणा कर लो, और 100 को 70 से गुणा करोगे तो 7000 लोग ऐसे हैं जो 3 से कम फिल्में देखते हैं। राइट आंसर 7000 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि निम्न बंटन की माध्यिका ए और बहुलक बी है तो इनमें यह संबंध को संतुष्ट करते हैं, तो सी का मान, कोई दिक्कत नहीं। इस बंटन का बहुलक तो क्या होगा बंधु? माध्यिका के लिए तो CF निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं क्यों ना बहुलक निकाल लूं, और बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक Z बराबर, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुलक Z बराबर क्या होगा? बहुलक को B से लिखा है, तो बहुलक को B से लिखा है तो लिख देंगे बहुलक को B से। तो मुझे एक बात बताओ, बहुलक के L, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग वो वर्ग होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो निम्न सीमा कितनी? 60 हो गई। 60 प्लस से F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 7 माइनस से बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता F0, तो बताओ कितनी? 5। 2 गुणा 7 माइनस 5 माइनस बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता F2 कितनी है? 4, ओके, इंटू वर्ग अंतराल कितने का है? 30 का है, सॉरी कितने का है? 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 30 का। तो ये हो गया 60 प्लस से 2 गुणा 3, 30 कितना होगा? 7 में से 5 घटाया 2 गुणा 30, 60 बट्टे 7 दूनी 14, 14 में से 9 घटाओ बंधु, कितना बचेगा? 5। तो ये आ जाएगा 60 प्लस से 5 का भाग लगाओगे 12, बहुलक कितना आ गया? 72। बहुलक कितना आ गया? 72। अब माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका के लिए मेरे बंधु CF निकालना पड़ता है पहले, और माध्यिका के लिए CF निकालना पड़ता है तो यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। ये 4, 4 में 5 जोड़ोगे 9, 9 में 7 जोड़ोगे 16, और 16 में 4 जोड़ेंगे 20, ये n होती है। तो n/2 कर लेंगे अपन यहाँ पे, n/2, n/2 करेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 से ठीक बड़ी CF कौन है? 10 से ठीक बड़ी 16 है। 10 से ठीक बड़ी CF कौन हो गई बंधु? 16 हो गई, और 16 के संगत वर्ग होगा वो माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग भी यही है, कोई दिक्कत नहीं है। माध्यिका का फॉर्मूला अलग होता है, बात ये है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस से EF अपॉन F इंटू H। तो बताओ बंधु, माध्यिका को इसने किससे लिख दिया? A से लिख दिया। L का मान कितना है? 60 प्लस n/2, n/2 10 माइनस माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की CF, तो माध्यिका वर्ग ये है, इससे ठीक पहले की CF कितनी हो गई? 9 अपॉन में माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है? 7 इंटू वर्ग अंतराल यहाँ पे भी कितने का है? 30 का है। तो A बराबर आ जाएगा 60 प्लस से 10 में से 9 घटाओ 1 है, तो ये 30 बट्टा कितना आ गया? 7। अल्टीमेटली ये आ गया आपके पास में 7 6 42, 420 है, तो 450 बट्टे कितना आ गया? 7। ये आ गया माध्यिका A। अब आपको कह रहा है कि इनको संतुष्ट करने वाला प्रतिबंध है 7 गुणा, तो प्रतिबंध है 7 गुणा B माइनस A, 7 गुणा B माइनस A बराबर
9c। तो 7 गुणा b माइनस ए, b का मान कितना है आपके पास में 72। तो 72 में से माध्यिका घटानी है a, 450 बटे कितना 7 हो गया आपके पास में, ठीक है। हाँ जी, बराबर कितना हो गया 9c। मेरे बंधु एक बात बताओ, 7 को अंदर गुणा कर दूं तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50 माइनस से 450, 7 से गुणा हुआ तो 9c आ गया। अब बताओ 450 घटेगा तो 54 आएगा और 54 बचेगा तो 54 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 6 54, सी का मान कितना आ गया 6, और सी का मान 6 आ गया। तो बताओ बंधु ये कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, सी का मान कितना 6। ओके, हाँ जी, तो ये इस प्रकार से हमने मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। थैंक यू। ठीक है। डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज रिवीजन टेस्ट हुआ था, उसके जो साइंस मैथ में फिजिक्स के पार्ट के क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो 136 से स्टार्ट होता है। पहला है क्या है, लघुपतन के समय परिपथ में धारा। लघुपतन मतलब कि क्या है, शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। जानते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, इस समय क्या है, शॉर्ट सर्किट के समय लघुपतन के समय परिपथ में या परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो देखो ओम का नियम V बराबर क्या हो जाएगा IR। जब R का मान कम हो रहा है तो I का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के समय क्या है, धारा का मान अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। अपन नॉर्मल घरों में भी होता है, शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा धारा बढ़ जाती है और क्या है, और वो सर्किट टूट जाता है। अगला देखिए, एक तंतु लैंप में ऑर्गन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं भाई, ऑर्गन गैस। अब देखो तंतु होता है, उसका फिलामेंट है। फिलामेंट कौन सी धातु का बना होता है, टंगस्टन। कौन सी धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का बना होता है फिलामेंट। क्या होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। अब देखो अगर गैस नहीं भरते हैं तो क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या, क्रिया करके उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाता है। O2 के साथ क्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है और आपका जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट वो टूट जाता है, टूट जाता है। इसे बचाने के लिए ये क्या है, ऑक्सीकरण को, ऑक्सीकरण को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक्रिय गैस, एक्रिय गैस भरते हैं उसमें। एक्रिय गैस में आपका क्या आ जाएगा, ऑर्गन आ जाएगा। ऑर्गन को उसमें भरा जाता है। देखो ऑप्शन पर जाओ, क्या फिलामेंट होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। क्या होता है, नॉर्मली ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है और फिलामेंट टूट जाता है। उसे बचाने के लिए या ऑक्सीकरण को कम करने के लिए ये कार्य करते हैं, एक्रिय गैस भरते हैं। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। टंगस्टन तंतु के ऑक्सीकरण को कम करने के लिए उसमें ऑर्गन गैस जो अक्रिय होती है, क्रिया नहीं करती है, वो उसमें भरते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। भाई चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, हम पढ़ते हैं R बराबर रो एल बाई ए। ये है क्या है, रो क्या है, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता है वो किसी, क्या किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति एवं उसके ताप पर निर्भर करती है। रो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति व
ताप पर निर्भर करता है। इसके अलावा प्रतिरोध पूछते हैं तो प्रतिरोध लंबाई, एरिया पर निर्भर करता है। तो ये देखना पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। टेम्परेचर है मतलब कि किसी पदार्थ के लिए ताप अधिक है तो उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। तो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ होता है उसकी प्रकृति कैसी है और उसका टेम्परेचर कितना है, ये उस पर निर्भर करता है। देखो लंबाई पर प्रतिरोध करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर प्रतिरोध करता है, उसके ताप पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 100 ओम के 100 प्रतिरोध हैं। कितने हैं भाई, 100 ओम के हैं। एक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध कितना है, 100 है। ऐसे कितने प्रतिरोध हैं, 100 हैं। उनको समानांतर क्रम में जोड़ दिया तो इसका तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना। देखो 100 ओम के एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध है ना, R1 R2 ऐसे करके क्या है समानांतर क्रम में इनको जोड़ते हैं। ये 100वां है। तो आपको पता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध कैसे निकालते हो, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, 1/R1 1/R2 और 1/R3 जोड़ते जाओ इस प्रकार से। और कितने हैं, 100 हैं। अब आपको पता है R1 R2 R3 सब के मान कितने हैं, कितने हैं भाई, सभी के मान 100 ओम दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 100 ओम दे रखे हैं। तो रख दो मान 1/100 1/100 1/100 ऐसे करते करते 1/100 आ जाएगा। क्या ले गए आप, एलसीएम ले लो इसका 100 ऊपर ऐसे करते 100 तक, तो ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट क्या है, 1/1। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 ओम। 100 ओम के प्रतिरोध हैं, वो 100 प्रतिरोध है, उनको क्या है तुल्य प्रतिरोधकता पूछी है, समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगी, 1 ओम हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि कितने हैं 100 वाट के 3 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं, 3 हैं। 10 घंटे तक काम में लिया जाता है तो उसकी बिजली की खपत पूछी है, बिजली की खपत कितनी है भाई। 100 वाट के कितने बल्ब हैं, कितने हैं, 3 बल्ब हैं। तो टोटल उसकी पावर कितनी होगी या क्षमता मान लो कितनी हो गई, 300 वाट। और कितने घंटे तक, 10 घंटे तक उसको किस में लिया, काम में। तो क्या आ जाएगी उसकी खपत, खपत कितनी हो जाएगी, 100 300 होगी ना, 300 इंटू 10 कितनी हो जाएगी, 3000 वाट। 3000 वाट देखा है क्या, 1000 वाट दे रखा है, 300 वाट दे रखा है, 1 kWh। अब क्या किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे, किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगा दें, तो 3 किलोवाट प्रति घंटे। तो क्या है 3 किलोवाट घंटा, या इसको बोल देते हैं 3 यूनिट भी लिखा सकता है, 3 यूनिट निकाल देगा आपका मीटर। अगर 100 वाट के 3 बल्ब है 10 घंटे तक उसको काम में ले रहे हैं तो 3 किलोवाट उसका खपत हो जाएगी बिजली की। अगला देखिए, यदि किसी चालक तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है। देखो लंबाई क्या है, L है और प्रतिरोध है R। अब कह रहा है कि तार की लंबाई को खींचकर N गुना कर दिया जाता है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब लंबाई को खींचकर N गुना कर दिया पहले की लंबाई को, तो उसका प्रतिरोध पूछा है आपसे, क्या पूछा है, प्रतिरोध पूछा है। पहले ये था अब ये है। अब देखो अपन जानते हैं कि उसका आयतन होता है तार का, वो समान रहेगा, आयतन समान रहेगा, आयतन समान रहेगा। तो क्या पहले आयतन और बाद में आयतन दोनों बराबर रहेंगे। आयतन आपको क्या है, क्षेत्रफल गुणा उसकी लंबाई, बाद में क्षेत्रफल और उसकी लंबाई,
L2। देखो A1 L1 था पहले, L1 ही था या L मान लो। A2 का हमें ज्ञात करना है, L कितना हो जाएगा, L डेज N इंटू L, L मान क्या कर देंगे, N इंटू L। अब क्या आ जाएगा आपका A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा L से L A1 बट्टे N, मतलब कि पहले का क्षेत्रफल का एनवा हो जाएगा। अब हमारे पास आर डेस बराबर क्या होता है, रो L अपॉन ए होता है, आर डेस रो डेस ए डेस। अब आपको पता है रो डेस की एल डेस कितना है, एल डेस था N इंटू एल, और ए डेस कितना है, ए बटा एल, ए बटा एन, ए बटा एन, ए बटा एन। तो आर डेस कितना आ जाएगा, रो इंटू एन स्क्वायर एल अपॉन ए। ये जो पहले था आर डेस कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर आर आ जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऐसा ये है, ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन अच्छा प्रश्न है। यही लंबाई कर देते हैं, आधी कर देते हैं, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, क्षेत्र उसकी त्रिज्या आधी कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सब क्या इसी पर आधारित है, आयतन समान रहता है उसमें। अगला प्रश्न देखिए, 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया तो उसमें विद्यमान ऊर्जा कितनी है। देखो कहाँ पर, ये पृथ्वी है, इससे यहाँ पर उसको 10 मीटर ऊंचाई पर रख दिया, कितनी 10 मीटर, तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी, उसमें रहेगी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा रहेगी, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, mgh के रूप में। m क्या है, द्रव्यमान उस पिंड का, g क्या है, गुरुत्व त्वरण दे रखा आपको, g बराबर 10 मीटर स्क्वायर, h भी दे रखा 10, तो कितना है 2 kg, g भी 10 h भी 10, कितना आ जाएगा 200। और आपको ऊर्जा किस में मापते हैं, जूल में, ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, mgh के रूप में स्थितिज ऊर्जा रहती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल जिससे पृथ्वी, क्या सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है। भाई गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे क्या होती है, सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है। देखो कौन सा है, वह है उस बल से अधिक होता है जिसके द्वारा सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करती है। भाई बल से अधिक नहीं होता है, वह बल से अधिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर बल से, उस बल से गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, तो वो तो गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। दूसरी चीज, वह उस बल से कम होता है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से कम हो गया तो क्या हो जाएगा, जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। अगर उसके से कम हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल से कम हो गया तो क्या हो गया, तो इसका मतलब कि आकर्षण की प्रकृति बढ़ गई और वो सूर्य है वो पृथ्वी के नजदीक आ रहा है या पृथ्वी सूर्य के नजदीक जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। हाँ भाई, गुरुत्वाकर्षण बल का यही है कि जितना आकर्षण बल लगता है उतना ही प्रतिकर्षण बल लगता है, ये तो होता है। तो पिंडों में तो क्या है, दोनों गुरुत्वाकर्षण बल समान रहता है, सूर्य से पृथ्वी को आकर्षित करे या पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करे, तो क्या है, वह उस बल से समान होता है जिससे क्या है, गुरुत्वाकर्षण का बल का ये आकर्षण प्रतिकर्षण वाला, तो क्या है, समान रहेगा, जिसके द्वारा वो पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, दोनों बल बराबर रहने वाले हैं, तो ऑप्शन सी है। अगला देखिए, केपलर के तृतीय नियम, आप केपलर के नियम पढ़ते हो, केपलर का प्रथम नियम, केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का तृतीय नियम पढ़ा, क्या है आपको पता है, परिक्रमण काल वाला नियम है। जो ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो परिक्रमण काल किस प्रकार से आप लिखते हो, परिक्रमण काल उनका टी स्क्वायर किसके समानुपाती होता है, आर की घात 3 के होता है। क्या पूछा, परिक्रमण काल टी पूछा आपसे, टी हो जाएगा, यहाँ से इसको हटाएंगे तो
r की पावर 3/2 ये रहेगा। आपसे यही पूछा है किसके समानुपाती होता है, r की घात 3/2 के समानुपाती होता है। बहुत ही सिंपल, केपलर के तीनों नियम से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो आप क्वेश्चन देखना। यह भी पूछा जाता है कि केपलर का प्रथम नियम किस चीज़ का संरक्षण करता है, द्वितीय नियम किसका संरक्षण करता है, किस पर आधारित होता है, क्षेत्र नियम कौन सा होता है। तो ये चीज़ें है ना, आप और प्रथम नियम क्या बताता है, कौन सा चक्र में वो गति करता है, वर्ताकार में करता है, दीर्घ वर्ताकार चक्र में गति करता है, प्रथम नियम बताता है। तो तीनों से ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो r की घात 3/2 के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, क्या पूछा है, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन उसकी त्रिज्या सिकुड़कर क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है। त्रिज्या क्या हो जाती है, आधी। देखो पहले त्रिज्या थी r, अब r डैश कितनी हो जाएगी, r/2 आधी हो जाती है। द्रव्यमान कितना था, m, अब भी m ही है। ये त्रिज्या और ये द्रव्यमान ये दे रखा उसने। अब देखो इसकी सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान, गुरुत्व त्वरण कितना हो जाएगा, देखो जी का मान आपको पता है 9.8 मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर होता है। तो जी को आप कैसे कैलकुलेट, जी बराबर होता है जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। ऐसा सा सूत्र हमने पढ़ा था, कैसा पढ़ा था, कहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं ना, उसमें ऐसा सा सूत्र था। लेकिन फर्क इतना ही है, वो बल के बराबर था, एफ बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा था गुरुत्वाकर्षण बल का। तो क्या होता है, जी क्या होता है, एफ बाई एम, एफ बाई एम होता है। तो क्या हो गया, अब देखो जी डेस आपको निकालना है, एम पहले ही था, आर डेस कितना है, r/2 हो गया, स्क्वायर हो गया। तो कितना आ जाएगा, जी डेस आ जाएगा 4gm अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको पता है क्या है, ये है जी। तो जी डेस कितना आ जाएगा, 4g, मतलब कि वर्तमान जो जी है उसका 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारद मतलब पारा मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है। क्या है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर मरकरी जो पारा होता है उसके 760 mm कॉलम पर जो लगने वाला दाब है वो क्या कहलाता है, एक एटमॉस्फेयर कहलाता है, एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है, जिसे आप एक एटीएम भी बोलते हो, एक एटीएम भी बोलते हो। तो ये रहा। अगला देखिए, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा क्या है, अच्छा प्रश्न है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, फाउंटेन पेन जानते हो, फाउंटेन पेन होते आप वो स्याही वाले पेन होते थे ना, पहले स्याही भरते थे, उससे में बाद में निब होती है, निब से हम आराम से लिखते थे, वो फाउंटेन पेन होते हैं। वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखो द्रवों के उच्च विभव से निम्न विभव के प्रवाह, द्रवों के प्रवाह पर। ये देखो केशिका क्रिया, देखो केशिका सिद्धांत क्या होते हैं, उसमें केस ने लिखाई होती हैं ऊपर, और उससे क्या होती है, जो नीचे द्रव के रूप में जो स्याही होती है वो धीरे धीरे उसमें गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण क्या है वो चढ़ती रहती है। तो क्या होता है उसमें गुरु केशिका क्रिया पर वो आधारित होती है, बर्नौली प्रमेय और शांता पर आधारित नहीं होती है, तो केशिका क्रिया पर आधारित होती है। अगला देखिए, फिल्म ट्रेप, ये आपके उससे टीचिंग मेथड से संबंधित है, जो टीचिंग मेथड सर पढ़ाते हैं उन करवाएंगे आपको। ओके, धन्यवाद सभी को। नमस्कार दोस्तों, ग्रेड 3 की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके जो क्वेश्चन हैं बायो और केमिस्ट्री के, उनका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित मतलब शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त जो होता है वो दाएं भाग में बहता है या बाएं भाग में, तो बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। तो बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त बहता है, फुसफुसे सिराओं में। अच्छा, ऑक्सीजन रहित की बात कर रहा है भाई,
तो ऑक्सीजन रहित मतलब है अशुद्ध, ऑक्सीजन सहित होता है उसको शुद्ध कहते हैं। तो अशुद्ध रक्त जो बहता है वो दाएं भाग में बहता है, तो बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त बहता है, महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसी शिरा में, ये बाएं भाग से निकलती हैं, इनमें भी शुद्ध रक्त बहता है, महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया महाशिरा, क्योंकि महाशिरा जो होती है वो हृदय से अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक, शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती है। ये महाशिराएं दो होती हैं, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। अग्र महाशिरा ऊपरी अंगों से अशुद्ध खून को लाती है और पश्चिम महाशिरा निचले अंगों से अशुद्ध खून को दाएं आलिंद में लाकर छोड़ती है। तो महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। निम्नलिखित में से सही क्रम है, वृक्क, सही कथन है, वृक्क या गुर्दा उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, सही बात है, मेरुदंड के दोनों ओर होते हैं और उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे होते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है, किडनी है, ये भी सही बात है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति लंबी भूख हड़ताल पर बैठा और केवल पानी पी रहा है, पानी पी रहा है तो जाहिर सी बात है उसके शरीर में यूरिया कम बनेगा, क्योंकि यूरिया बनाने के लिए प्रोटीन खाना होगा, प्रोटीन कम खा रहा है तो मूत्र में अपेक्षाकृत कम यूरिया होगा। ग्लूकोज तो होगा ही नहीं, सोडियम, सोडियम होगा थोड़ा सा लेकिन उसको बहुत ज्यादा नहीं होगा। अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग डाइएन्सेफेलोन कहलाता है, सही कथन है। संवेदी तंत्रिकाएं मस्तिष्क मेरुरज्जु की ओर संवेदनाएं ले जाती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में केवल मस्तिष्क को शामिल किया जाता है, ये गलत बात है। मस्तिष्क के साथ साथ परिधीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब सॉरी केंद्रीय जो होता है उसमें मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु को भी शामिल किया जाता है। तो ये जो हो गया ये गलत कथन हो गया। प्रेरित तंत्रिकाएं अंगों से मस्तिष्क मेरुरज्जु की ओर सूचनाएं ले जाती हैं, ये कथन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सी गलत है। और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो गया। अभी इसको आप सही को गलत मान लो कि गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन हो जाएगा सी ऑप्शन। मैच करना है। हाइपोथैलेमस आपको पता है हमारा थर्मल रेगुलेटर होता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ये तो सुमेलित है। पीनियल काय जो होता है, पीनियल काय का काम होता है मेलेटोनिन हार्मोन बनाना, और मेलेटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में नींद के लिए उत्तरदायी है और जो दैनिक लय होती है उसके लिए उत्तरदायी। पीनियल काय महिलाओं में मासिक चक्र को नियमित करना, गलत बात। पीयूष ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन नहीं होता, पीनियल ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो सही सुमेलित कौन कौन से हैं, 1 और 4। आपसे पूछा है असुमेलित, तो असुमेलित हैं 2 और 3, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, ल्यूकोसाइट प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिकाएं, थ्रोम्बोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो आपको पता है कि ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स नहीं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। इरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, तो केवल 2 जो है वो सुमेलित है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। कौन सी ग्रंथि स्फेनोइड हड्डी की सेला टर्सिका गुहा में मटर के दाने जैसे, तो आपको पता है पीयूष ग्रंथि, यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। अग्र मस्तिष्क के भाग प्रे मस्तिष्क कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क का भाग है, तो यह है असुमेलित है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क के भाग है सेरेब्रल पेंडिकोल और डाइएन्सेफेलोन, डाइएन्सेफेलोन जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है, तो ये भी असुमेलित हो गया। पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सही है। आपसे क्या पूछा है कौन असुमेलित है, तो 1 और 2 जो है वो असुमेलित है, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। शरीर की भंगिमा और संतुलन, तो संतुलन बनाए रखने का काम आपको पता ही है अनुमस्तिष्क का है, क्योंकि बैलेंसिंग के जो सेंटर होते हैं वो सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क में पाए जाते हैं। शराब पीने पर भी ये प्रभावित होता है, जिसकी वजह से शारीरिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन जो कि एक हार्मोन होता है, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसके बारे में गलत कथन कौन सा है, रक्त में रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है। ठीक है, इंसुलिन के अपर्याप्त सेवन से डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, ये कथन गलत है, ये पीयूष ग्रंथि का कार्य नहीं है। हाँ भाई, अब अपन केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आपके हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है मार्बल, मार्बल आप जानते हो चूना पत्थर होता है और इसका फॉर्मूला जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। मार्बल, चूना पत्थर ये सारे इसी के होते हैं।
कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करेगी? तो वो क्रिया नहीं करेगी जिसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम होती है। इन तीनों की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशीलता है कॉपर की, तो कॉपर जो है वो HCl के साथ क्रिया नहीं करेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कॉपर को विद्युत चालन तारों के मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं वो तांबे के बने होते हैं, उसका कौन सा गुण उत्तरदायी नहीं है? तो तन्यता तो उत्तरदायी है, क्योंकि तन्यता नहीं होगी तो तार ही नहीं बनेंगे। विद्युत का अच्छा चालक है, ये भी उत्तरदायी है। ठोस है, ये भी उत्तरदायी है, क्योंकि ठोस होगा तभी तारों के रूप में काम में ले सकते हैं। रंग जो है उत्तरदायी है नहीं है, क्योंकि रंग का चालकता से कोई संबंध नहीं है। अगला जो प्रश्न है उष्मा शोषी विक्रिया, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है उसका सिल्वर और क्लोरीन में टूटना, और ये टूट कब रहा है? जब बाहर से ऊर्जा मिल रही है, किसके रूप में? सूर्य प्रकाश के रूप में। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोराइड में टूटना, तो ये ए जो है वो उष्मा शोषी विक्रिया है, क्योंकि यहाँ उष्मा ग्रहण की जा रही प्रकाश के रूप में। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो उष्मा क्षेपीय विक्रियाओं के हैं। जंग लगना आपको पता है रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण भी है और अपचयन भी है, और जंग लगने से धातु का भार बढ़ जाता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया में आपको ऑक्सीकारक और अपचायक ढूंढना है, तो आपको देखना है कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट ने कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो कॉपर सल्फेट का तो हो गया अपचयन, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। फेरस का हो गया ऑक्सीकरण, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। तो कॉपर सल्फेट तो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक कौन है? कॉपर सल्फेट, और अपचायक है फेरस। तो कॉपर सल्फेट फेरस यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब जिंक धातु को NaOH विलीन के साथ डाला जाता है, NaOH के साथ जिंक को डाला जाता है, तो NaOH का तब कौन सी गैस मुक्त होती है? जब जिंक धातु को NaOH विलीन में डाला जाएगा तो कौन सी गैस मुक्त होगी? तो आपको पता है कि जिंक धातु को NaOH में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। एक व्यक्ति ने लोहे से बने अपने मुख्य द्वार को रंग दिया, क्यों रंगेगा? रंगा गया इसलिए ताकि जंग नहीं लगे, इसे धूप से बचाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके, धूल रहित। उपयुक्त सभी जो हैं वो सही हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट कारण क्या है? कलर करने के लिए मतलब धूल से बचाने के लिए रंग करने की जरूरत नहीं है। रंग करने का जो सबसे मुख्य कारण है वो है एक तो जंग लगने से बचाया जाना, और दूसरा रंगा जाता है किसके लिए? सुंदरता के लिए। तो 1 और 3 डी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया, गैल्वेनाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। तो लोहे पर परत चढ़ाई जाती है जिंक की। भौतिक अवस्था में परिवर्तन, तंत्र को ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा दी भी जा सकती है, ली भी जा सकती है। जब तंत्र से ऊर्जा ली जा सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अकेला सही नहीं है। जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, ली जाती है, मतलब सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो जब भौतिक परिवर्तन होता है तो ऊर्जा दी भी जा सकती है और ऊर्जा ग्रहण भी की जा सकती है। तो ये आपके रसायन विज्ञान के आज के प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।